नमस्कार। आज हम बात करेंगे रिसर्च डिज़ाइन, अनुसंधान अभिकल्प या अनुसंधान प्ररचना। मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज बरेली। जब बात हम करते हैं अनुसंधान प्ररचना की, तो हम एक ऐसी रूपरेखा की बात करते हैं जिसके आधार पर आगे हमको रिसर्च करना होता है। किसी भी कार्य को करने से पहले हम एक पूरी रूपरेखा बनाते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक ऐसा मानचित्र बनाते हैं जिसके आधार पर हमको आगे कार्य करना होता है। अगर हम ये मानचित्र या रूपरेखा न बनाएं तो आगे चल के कार्य करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी शोध में हमको एक अनुसंधान प्ररचना बनाना अति आवश्यक है। इसके अभाव में रिसर्च में व्यवधान पड़ सकता है, इसमें परेशानी हो सकती है। जिस प्रकार की अगर एक कोई बिल्डिंग बनाने वाला व्यक्ति पहले मानचित्र ना बनवाए आर्किटेक्ट से, तो उस स्थिति में कहीं वो उसने अपना किचन बना दिया, बाद में पता चला यहाँ तो ड्राइंग रूम बनना था, कहीं ड्राइंग रूम बना दिया, पता चला वहाँ बेडरूम बनना था, और ऐसे में वो कंफ्यूज हो जाएगा और बिल्डिंग सही ढंग से नहीं बना पाएगी। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने से पहले एक पहली रूपरेखा बनाना अति आवश्यक है। इसी तरह से शोध में हम एक अनुसंधान प्ररचना का निर्माण करते हैं। शोध प्ररचना, अनुसंधान विकल्प, रिसर्च डिजाइन एक ही बात है। किसी भी अनुसंधान को संपन्न करने से पूर्व उसकी संपूर्ण प्रक्रिया से संबद्ध जो वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया जाता है उसे अनुसंधान प्ररचना कहते हैं, अनुसंधान अभिकल्प कहते हैं, रिसर्च डिजाइन कहते हैं। अनुसंधानकर्ता अनुसंधान से पूर्व जो पूर्व योजना तैयार करता है उसे ही हम अनुसंधान प्ररचना कहते हैं। प्ररचना शब्द का प्रयोग सामान्य अर्थों में किसी रूप या रूपरेखा के लिए होता है। इसका तात्पर्य किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व निर्मित कार्यक्रम है जो वास्तविक कार्यक्रम से पहले होने वाली समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। एकॉफ ने प्ररचना शब्द की व्याख्या उपमा द्वारा की है, माने उन्होंने उपमा का प्रयोग किया है। एक अनुसंधान प्ररचना तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण की ऐसी व्यवस्था है जिसका लक्ष्य शोध प्रयोजन को उपयुक्तता और पद्धति में मितव्ययता लाना है। ये जोहदा साहब ने कहा, सरजीन ने कहा, यानी उन्होंने कहा है कि हम अपनी क्षमता पे तो देखें और साथ में शोध कार्य को एक मितव्ययता भी देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम भी सीमित है, पैसा भी सीमित है, क्षमता भी सीमित है। ऐसे में अपनी क्षमता के हिसाब से, हमारे समय के हिसाब से, हमारे पैसे के हिसाब से हमको शोध योजना तैयार करनी होती है, कार्यक्रम तैयार करना होता है, डिज़ाइन तैयार करना होता है। इसलिए रिसर्च से पहले तय करना बहुत ज़रूरी है। अनुसंधान प्ररचना अन्वेषण की योजना है, प्ररचना है, रणनीति है, जिसमें शोध प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं जिससे कि एवं उनका प्रसरण को नियंत्रित किया जा सके। कलिंजर साहब ने कहा, यानी रिसर्च में हम ये सब चीज़ें पहले तैयार करते हैं, रणनीति बनाते हैं जिसके ज़रिए हमको रिसर्च करने में आसानी होती है। इन बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि शोध प्ररचना एक में लचीलापन होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सख्त दृष्टिकोण होगा जिसमें चेंज ही नहीं किया जा सके तो आगे चलकर रिसर्च में प्रॉब्लम होगी। तो उसमें लचीलेपन का एक दृष्टिकोण भी पाया जाता है। शोध प्ररचना में उपयुक्त होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, ताकि विश्वसनीय जो सामग्री है उनका संकलन किया जा सके। इसके साथ साथ कार्यकुशल भी होनी चाहिए ताकि शोध के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। ये चीज़ भी होनी चाहिए। साथ में मितव्ययता का भी दृष्टिकोण, जैसे कलिंजर साहब ने कहा है, मितव्ययता का भी दृष्टिकोण पाया जाना चाहिए। इसके आधार पर हम हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो रिसर्च है, उसके अनुरूप कौन सी रिसर्च परियोजना या शोध प्ररचना का प्रयोग करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस आधार पर हम कई इसके प्रकार दे सकते हैं। जैसे पहला एक जो है अन्वेषणात्मक या निरूपणात्मक शोध प्ररचना, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। जब बात की जाती है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन की, तो सीधे सीधे हम ये कहते हैं कि एक ऐसी रिसर्च जो पहले उस तरह की रिसर्च नहीं हुई है, ये उस समस्या या घटना से संबंधित जानकारी पहले से हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हम बिना हाइपोथेसिस के भी रिसर्च कर सकते हैं, यानी हम अज्ञात तथ्यों की खोजना, अर्थात तथ्यों के बारे में नवीन अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का जब बात आती है तो वो बात कही जाती है
अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प में अनुसंधान अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना में शोधकर्ता अपनी समस्या विषय के बारे में जो जानकारी है वो ना के बराबर पहले से रहती है, तो अन्वेषणात्मक शोध अभिकल्प का प्रयोग अनुसंधान कार्य में किया जाता है। ये जो नवीन तथ्य हैं, विचारों की खोज है, अंतर्दृष्टि प्रदान करने में सहायक होती है, जिससे शोधकर्ता को आगे चलकर हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलती है। यह 3 उद्देश्यों की पूर्ति करती है, जैसे विषय या समस्या का निरूपण करती है, उपकल्पना के लिए निर्माण में सहायक होती है, परवर्ती शोध की दिशा एवं स्वरूप का निर्धारण करती है। इस शोध से उपकल्पना के परीक्षण से उद्देश्य से नहीं किया जाता, यानी कहने का मतलब यहाँ पर हमने जैसे पहले कहा था किसी भी रिसर्च को करने के लिए हाइपोथेसिस की जरूरत है, लेकिन अन्वेषणात्मक शोध प्ररचना में हम बिना हाइपोथेसिस के रिसर्च करते हैं, क्योंकि पहले से कोई जानकारी है ही नहीं। ऐसे में नवीन जानकारी प्राप्त करनी है, तो नवीन जानकारी आगे चलकर हाइपोथेसिस के लिए एक आधार हो सकती है। मुख्य रूप से समस्या एवं उपकल्पना के निर्माण में इस उद्देश्य हो सकता है, यानी बाद में चलकर इसके जरिए हाइपोथेसिस बनाई जा सकती है। अन्वेषणात्मक शोध जो है वो प्रयोगात्मक एवं वर्णनात्मक शोध विकल्प के लिए प्रारंभिक आधार प्रस्तुत करते हैं। आगे चल के जो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग करते हैं या फिर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं, उसके लिए एक तरह का बेस प्रस्तुत करती है। इसमें 3 विधियाँ हो सकती हैं, एक सामाजिक विज्ञान या अन्य संबंधित साहित्य का अध्ययन। हम लिटरेचर रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, इसके साथ साथ अनुसंधान समस्या से संबंधित व्यक्तियों का सर्वेक्षण करते हैं, जो अनुसंधान से जुड़े हुए लोग हैं उनका सर्वेक्षण किया जाता है। इसके साथ साथ अंतर्दृष्टि प्रेरक उदाहरणों, जो भी उससे रिलेटेड उदाहरण हैं, टॉपिक्स हैं, उनका विश्लेषण करते हैं। एक तरह से ये विधियाँ हो सकती हैं। आज अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में ज़्यादातर रिसर्च अन्वेषणात्मक शोध विकल्प के आधार पर हो रही है, जिसमें नवीन दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बाद बात आती है वर्णनात्मक शोध विकल्प। वर्णनात्मक शोध विकल्प क्या होता है? जब हम वर्णनात्मक की बात करते हैं तो किसी भी चीज़ के डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अर्थात समस्या संबंध में पूर्ण जानकारी, यथार्थ जानकारी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, तो वर्णनात्मक शोध विकल्प का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा वास्तविक तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों के आधार पर समस्या का वर्णन प्रस्तुत किया जाता है, और वर्णन के आधार पर चहुदा ने निम्न आधार पर दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जैसे निम्न चरण बताएं: अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण, तथ्यों के संकलन की विधियों की प्ररचना, यानी तथ्यों की जो संकलन है उनका एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। इसके साथ साथ निदर्शन का चयन, निदर्शन यानी सैम्पलिंग का चयन किया जाता है, और सामग्री का संकलन और उसका परीक्षण, साथ में परिणामों का विश्लेषण, ये इसके चरण हो सकते हैं, ऐसा जहुदा साहब ने कहा है। ये अध्ययन उपकल्पनाओं के परीक्षण को ध्यान में रख के किया जाता है, यानी जो आपने हाइपोथेसिस बनाए उसके परीक्षण को ध्यान में रख के ये शोध प्ररचना प्रयोग किया जाता है। वर्णनात्मक प्ररचना में किसी घटना, समुदाय की विशेषताएं का वर्णन करना, जैसे गांव की संरचना, गांव की जनसंख्या, आयु, जाति संरचना, गतिशीलता आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। जनसंख्या में जो खास दृष्टिकोण है, जो मनोवृत्ति या व्यवहार हैं वाले लोग हैं, उनका प्रतिशत या वितरण का अध्ययन, कितने लोग और कितने लोगों से किसी खास टीवी चैनल को देखा है, किसी खास प्रोग्राम को देखा है, किसी खास क्षेत्र में प्रति जागरूकता है, किसी खास देवी देवता को मानते हैं, किसी खास व्यक्ति को मानते हैं, उनसे संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन यहाँ पर किया जा सकता है वर्णनात्मक शोध विकल्प में। इसके बाद बात आती है निदानात्मक शोध विकल्प। ये निदानात्मक, जैसे डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन, निदानात्मक शोध प्ररचना, जैसा कि टॉपिक से ही, शब्द से ही क्लियर हो रहा है कि जब हम रिसर्च किसी समस्या के समाधान को भी ध्यान में रख के करते हैं तो वो निदानात्मक शोध विकल्प कहलाता है। शोध कार्य का उद्देश्य समस्या के कारणों के बारे में जानना होता है, साथ में जानकारी, उसके समाधान की जानकारी भी प्रस्तुत करना होता है, उसे निदानात्मक शोध प्ररचना कहते हैं। निदानात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जब कोई समस्या जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही सोसाइटी में, उस स्थिति में निदानात्मक शोध प्ररचना का प्रयोग किया जाता है। शोधकर्ता समस्या का हल प्रस्तुत करता है, न कि उसे ख़त्म करने का प्रयास करता है। मतलब उसमें उसको ख़त्म करने में नहीं लग जाता है, उस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, उस समाधान को प्रस्तुत करने का काम करता है। जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि एक अनुसंधानकर्ता का काम समस्या को समाप्त करना नहीं, समस्या समाप्त करने की एक रूपरेखा, एक बिंदु, 2 बिंदु, 10 बिंदु, जो भी बिंदु हैं वो बताना है,
उसका समाधान करना सोशल वर्कर का काम है। जैसा कि हम कह सकते हैं एक दवाई बनाने का काम केमिस्ट्री वालों का है, केमिस्ट का काम है, लेकिन उस दवाई को देना डॉक्टर का काम है। उसी तरह एक रिसर्चर का काम एक समस्या के कारण को खोजना है, उसका समाधान को खोजना है, लेकिन उसको अप्लाई करने का काम सोशल वर्कर का है, न कि रिसर्चर्स का है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस प्रकार इस तरह से ये निदानात्मक शोध विकल्प इस तरह से किया जाता है कि जिससे समस्या विशेष का हल संभव हो सके, तत्काल उसकी आवश्यकता होती है। ऐसे में इस तरह के निदानात्मक शोध विकल्प का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कोई हमारे क्षेत्र की, हमारे प्रदेश की, हमारे जिले की कोई समस्या है, उस स्थिति में उस समस्या का समाधान ढूंढने की ज़रूरत है, तो ऐसे में रिसर्चर उसका समाधान ढूंढने की बात करता है। तो निदानात्मक शोध विकल्प का जब खासकर एक्शन रिसर्च की बात जब की जाती है तो वहाँ पर निदानात्मक शोध प्ररचना की बात की जाती है। अब बात आती है परीक्षणात्मक शोध विकल्प, परीक्षणात्मक शोध प्ररचना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करते हैं तो सीधे सीधे हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि सोशल साइंसेज में हालांकि परीक्षण होना उतना आसान नहीं है, ना के बराबर है, क्योंकि हमारे पास केमिस्ट्री की तरह से लैब नहीं है, हमारे पास फिजिक्स की तरह से लैब नहीं है, हमारी सोसाइटी ही लैब है। ऐसे में परीक्षण करना इतना आसान नहीं। फिर भी हम कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए हम दो तरह के चरों का प्रयोग करते हैं। एक को परीक्षणात्मक रूप में रखते हैं, एक को नियंत्रित रूप में रखते हैं, और इस तरह से हम रिसर्च कार्य को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक तरीका है पश्चात परीक्षण। पश्चात परीक्षण आफ्टर ओनली, यानी जिसमें हम समान परिस्थिति के दो समूह को सेलेक्ट करते हैं, दो समूह को सेलेक्ट करते हैं और एक समूह में हम एक को नियंत्रित रखते हैं, उसमें किसी तरह का चेंजेस होने से रोकने का प्रयास करते हैं, और दूसरे में हम परीक्षण करते हैं, दूसरे में चेंज लाने का प्रयास करते हैं, और उसके पश्चात उन दोनों का सर्वे करते हैं, दोनों का परीक्षण करते हैं। तो पाते हैं जो दोनों में चेंजेस आया और वो चेंजेस किस कारण से आया है, उस चेंजेस को ही एक आधार मान लेते हैं और उसके आधार पर हम रिसर्च करने का प्रयास करते हैं। यानी हम ये जानते हैं कि ये परिवर्तन ही इस समस्या का कारण है। ये तो पश्चात परीक्षण। इसके अलावा पूर्व पश्चात परीक्षण। पूर्व पश्चात परीक्षण में हम दो इकाइयों का, दो समूहों का सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि एक ही समूह का सिलेक्शन करते हैं। पहले उसका परीक्षण कर लेते हैं, पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, पहले अध्ययन कर लेते हैं, पहले सर्वे कर लेते हैं, और उसके बाद वहाँ पर चेंज लाने का प्रयास करते हैं, और चेंज लाने के बाद फिर से परीक्षण करते हैं। जो बाद में परीक्षण किया उसके बाद फिर बाद की सर्वे की रिपोर्ट और पहले की रिपोर्ट की तुलना करते हैं, और दोनों में जो चेंजेस होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही कारण मान लिया जाता है। इस आधार पर पूर्व पश्चात परीक्षण कह सकते हैं। जैसे कि एक गांव लिया, उस गांव का अध्ययन किया, अच्छी तरह से सारी जानकारी प्राप्त कर ली, उसके बाद वहाँ पर चेंजेस लाने का प्रयास। जैसे वहाँ पर शिक्षा का प्रसार किया, शिक्षा का प्रसार 1 साल तक किया, 1 साल के बाद फिर से परीक्षण किया, तो वहाँ पर जो बेकारी थी, जो निर्धनता थी, जो गंदगी थी, जो अंधविश्वास था, उसमें चेंजेस दिखाई पड़ा। तो हम कह सकते हैं अशिक्षा के कारण ही वहाँ पर ये चेंजेस आया। इसी तरह से पश्चात परीक्षण में हमने 2 गांव लिए, वहाँ पर हमने एक को नियंत्रित रखा, दूसरे में चेंज लाया। तो वहाँ पर जो चेंजेस लाया, तो जिस गाँव में जिसमें शिक्षा का प्रसार किया था, उसमें जो चेंज आया उसको कारण मान लिया था। तो वहाँ पर हमने 2 गाँव लिए, यहाँ पर हमने 1 गाँव लिया, एक ही गाँव में चेंजेस लाया, एक ही समूह लिया। इसी तरह से हम पश्चात परीक्षण और पूर्व पश्चात परीक्षण कर। इसके साथ साथ कार्यांतरण तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्टो, इसमें हम अनुसंधानकर्ता जब एक ऐतिहासिक घटनाएं की बात करते हैं, हम ये जानते हैं कि ऐतिहासिक घटनाएं दोबारा घटित नहीं कराई जा सकती, लेकिन ऐसी स्थिति में हम 2 ऐसे क्षेत्रों का सिलेक्शन करते हैं, 2 समूह का चुनाव किया जाता है, जिसमें एक में वो घटना घटित हुई है और एक में वो घटना घटित नहीं हुई है। अब हम ये देखते हैं कि दोनों की जो पूर्व की स्थिति है, पूर्व का इतिहास है, पूर्व का दृष्टिकोण है, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक में जो घटना घटित हुई, वो घटित हुई क्यों घटित हुई, उस घटना घटित होने के पीछे कारण क्या था, ये जानने का प्रयास करते हैं। और हम ये देखते हैं कि घटना घटित होने का जो कारण है, वही कारण मेन है वहाँ पर अंतर के लिए। तो एक तरह से दोनों समूह की पुरानी परिस्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन करने पे वो जानकारी हमको मिल जाती है। इसके आधार पर, ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर हम वर्तमान को जानने का प्रयास करते हैं, और यह कार्यांतर तथ्य परीक्षण कहलाता है। एक तरह से हम यहाँ पर ये कहें कि रिसर्च डिज़ाइन की जब हम बात करते हैं, अनुसंधान अभिकल्प की बात करते हैं, अनुसंधान अभिकल्प में हम चाहे डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, चाहे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, चाहे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, या
एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन की बात करें तो सभी रिसर्च में, खासकर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में, हम हाइपोथेसिस के बिना रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन की, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग करना इतना आसान कार्य नहीं है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का प्रयोग करने में हमको एक तरह से हम काफ़ी हद तक नेचुरल साइंस के समकक्ष अपने आप को लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है कि हमने 2 ग्रुप का सिलेक्शन किया, एक ग्रुप में चेंज लाने का प्रयास किया, एक ग्रुप में चेंज लाने का प्रयास नहीं किया। इसी तरह से हमने दूसरा बात की, पूर्व पश्चात परीक्षण की बात करी, एक ग्रुप ही लिया, उसमें चेंज लाने का प्रयास किया। इसी तरह से हमने हिस्टोरिकल आधार पर हमने कार्यान्तर तथ्य परीक्षण किया, हमको रिजल्ट प्राप्त हुए। इस तरह से हम रिसर्च को एक नई दिशा दे सकते हैं। बिना रिसर्च डिज़ाइन के रिसर्च करना वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि हम कार्य स्टार्ट कर देते हैं, रिसर्च स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमने शोध प्ररचना का प्रयोग नहीं किया तो वो कार्य सफल नहीं होता। इसलिए रिसर्च में रिसर्च डिज़ाइन अति आवश्यक रूप से, शोध प्ररचना अति आवश्यक रूप से, शोध अभिकल्प आवश्यक रूप से प्रयोग करना चाहिए। ठीक।